दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं। ये 2012 का पेपर यूपी पीसीएस का कर रहे हैं। कुछ थोड़ा सा किए थे और कुछ बचे हुए क्वेश्चन उसको करेंगे। और ये यूपी पीसीएस का PYQ है। ये आगे आने वाले किसी भी पीसीएस, बिहार पीसीएस में अभी जो AEDO का होने वाला है, या फिर अदर स्टेट में जहाँ भी पीसीएस के पेपर होंगे, या फिर जनरल कंपटीशन जहाँ भी सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट होंगे। या SI का पेपर होता है, उसके लिए भी यूपी में भी और बिहार में भी जो दरोगा का पेपर होता है, या फिर जनरल कंपटीशन BSSC ग्रेजुएट लेवल, इंटर लेवल, रेलवे, बैंकिंग, जहाँ पे सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके लिए महत्वपूर्ण होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 2012 का यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का पेपर है, PYQ। चलिए स्टार्ट करते हैं। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो कौन थे? तो विट्ठल भाई पटेल थे। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो विट्ठल भाई पटेल निर्वाचित हुए थे। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष है और अधिवेशन स्थान कहाँ पे अध्यक्षता किए थे? कौन से अध्यक्ष कांग्रेस के? वो मैच करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें देखिए, सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा में किए थे ना अध्यक्षता, हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। डी का पहला। और डॉक्टर M.A. अंसारी ने मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी कहाँ की अध्यक्षता? तो पुरुषोत्तम दास टंडन जो थे नासिक का 18वां स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक में किए थे। ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन जो थे नासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। बी का चौथा। ठीक है, और सरोजनी नायडू ने कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता की थी। ठीक है, सरोजनी नायडू ने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, तो ए का तीसरा, बी का चौथा, और सी का दूसरा, और डी का पहला। तो सी आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डॉक्टर M.A. अंसारी ने मद्रास अधिवेशन 1927 में 43वां अधिवेशन की अध्यक्षता। पुरुषोत्तम दास टंडन ने नासिक में 1950 स्वतंत्रता के बाद नासिक अधिवेशन की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था 1950 में। सरोजनी नायडू कानपुर अधिवेशन 1925 का 41वां अधिवेशन। और सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता 1938 में किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कॉलेजों में से सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? निम्नलिखित कॉलेजों में से सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो हिंदू कॉलेज, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो इनमें हिंदू कॉलेज की स्थापना सबसे पहले हुई थी। ठीक है, हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना पहले सबसे, ए आंसर हो जाएगा। हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना 1817 में डेविड हेयर की सहायता से राम मोहन राय ने की थी। मेयो कॉलेज 1875 में, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में, और दिल्ली कॉलेज 1824 में। ठीक है, तो सबसे पहले हो गया हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 में। ठीक है, 1817 में डेविड हेयर की सहायता से राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिवेशन ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो वो था चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, किस अधिनियम ने
भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया, तो चार्टर एक्ट 1833 ने संभव बनाया था। ये आंसर हो जाएगा। 1833 के चार्टर एक्ट में कई प्रावधान किए गए, जिनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करना था, जिसके तहत कहा गया कि किसी भी भारतीय को धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ग अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन किसी पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जाएगा। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया, परंतु आगे 1853 के अधिनियम ने इस व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए मैकाले समिति नियुक्त की और इस व्यवस्था का शुभारंभ किया। 1858 का अधिनियम या भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम से प्रसिद्ध इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी। यहाँ से ताज का शासन प्रारंभ होता है। 1861 का भारत परिषद अधिनियम भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इसके तहत कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। तो यहाँ पे है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो 1833 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो वो अफगानिस्तान में बनी थी। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो अफगानिस्तान की। ये आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसको, काफी बार रिपीट होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो लड़कियों की 14 वर्ष और लड़कों का 18 वर्ष निर्धारित किया गया था। ठीक है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत, ध्यान रखेंगे। देखिए, 1929 में बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित किया गया। इसमें लड़कियों तथा लड़कों की शादी की न्यूनतम आयु क्रमशः 14 वर्ष व 18 वर्ष निर्धारित की गई। इसके प्रयोजक प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हरविलास शारदा के नाम पर इसे शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम को 1978 में संशोधित किया गया तथा न्यूनतम विवाह आयु क्रमशः 18 वर्ष व 21 वर्ष कर दी गई। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मतलब 18 वर्ष लड़कियों के लिए, 21 वर्ष लड़कों के लिए कब कर दिया गया था? 1978 में संशोधित किया गया था ये जो शारदा अधिनियम था उसको, क्योंकि शारदा अधिनियम के अंतर्गत 14 वर्ष और 18 वर्ष लड़की के लिए 14 और लड़कों के लिए 18 वर्ष किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो अकबर था। ठीक है, अकबर। ये आंसर हो जाएगा। प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्व से एक व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आई थी, किंतु कालांतर में भारत की कमजोर राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाकर कंपनी ने सशस्त्र व्यापार नीति का अनुसरण किया। 1764 तक अंग्रेजों ने यूरोपीय व बंगाल जैसे प्रतिद्वंदियों को समाप्त कर दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1599 ईस्वी में हुआ था। उस समय भारत में अकबर का शासन 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर का शासन काल था ना,
तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था 1599 ईस्वी में। तो उस समय भारत में शासक कौन था? तो अकबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? तो ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है खंभात की खाड़ी। ठीक है, खंभात की खाड़ी है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? तो खंभात की खाड़ी जो है ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो शरावती, नर्मदा, माही, साबरमती। तो इनमें जो है नर्मदा दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। ठीक है, नर्मदा जो है दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो नर्मदा। बी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसको, काफी बार ये रिपीट होता है। पश्चिम वाहिनी नदी है नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने के पश्चात उत्तर में विंध्य पर्वत, दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य, मतलब विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहते हुए अरब सागर में खंभात की खाड़ी में गिरती है। सरदार सरोवर परियोजना इसी नदी पर है। सरदार सरोवर परियोजना जो है नर्मदा नदी पर ही है। यह जबलपुर के पास भेड़ा घाट की संगमरमर शैलों को काटकर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झील और अवस्थिति है। कौन सा झील कहाँ पे अवस्थित है उसको देखना है। तो लोनार झील कहाँ है? तो लोनार झील जो है कौन? सुमेलित पूछ रहा है। ठीक है, तो लोनार झील जो है ये मध्य प्रदेश में नहीं, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। लोनार झील महाराष्ट्र में है, तो ये सुमेलित नहीं है। नक्की गुजरात नहीं, राजस्थान में है। और कोलेरू आंध्र प्रदेश, ये सही है, कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट केरल में नहीं, तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है ना पुलिकट झील। ठीक है, दो राज्यों में है। पुलिकट झील जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है, तो ये केरल नहीं होगा। सी सुमेलित है, कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। ध्यान रखेंगे, सी आंसर हो जाएगा। सुमेलित ही पूछ रहा था। देखिए लोनार कहाँ है झील? तो महाराष्ट्र में, नक्की राजस्थान में, कोलेरू आंध्र प्रदेश में, पुलिकट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? तो गैंडों के लिए जाना जाता है। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? तो गैंडों के लिए। ये आंसर हो जाएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है, जो एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। यह एक राष्ट्रीय पार्क है काजीरंगा। आज यह विश्व के 2/3 एक सींग वाले गैंडों की मेजबानी करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से सुमेलित नहीं पूछ रहा है। तो नांगल बांध कहाँ है? सतलज नदी पर। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर। ये नागार्जुन सागर गोदावरी नहीं, कृष्णा नदी पर है, तो यही सुमेलित नहीं है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है और हीराकुंड महानदी पर है, तो सी आंसर हो जाएगा। सी सुमेलित नहीं है। ठीक है, सी सुमेलित नहीं है क्योंकि नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है। ध्यान रखेंगे, काफी बार पूछा जाता है ये सब। नांगल बांध सतलज नदी पर है। नांगल बांध सतलज नदी पर, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर, हीराकुंड महानदी पर। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्नलिखित में से कहाँ से किया जाता है? तो अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन इनमें से आंध्र प्रदेश तट, गुजरात, बम्बई हाई, तमिलनाडु, तो बम्बई हाई से किया जाता है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्नलिखित में से कहाँ? तो बम्बई हाई से। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना धन योजना प्रारंभ की गई थी? तो अपना धन योजना हिमाचल प्रदेश द्वारा किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, निम्नलिखित राज्यों में से
किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई थी? तो हिमाचल प्रदेश द्वारा की गई थी। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है? तो सही आरोही क्रम इनमें से, मतलब छोटे से बड़ा की ओर है सही आरोही क्रम। तो अर्जेंटीना है, उससे बड़ा भारत, उससे बड़ा ऑस्ट्रेलिया, उससे बड़ा है ब्राजील। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा। यही आरोही क्रम में सही है। अर्जेंटीना, उससे बड़ा भारत, भारत से बड़ा ऑस्ट्रेलिया, उससे बड़ा ब्राजील है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक इनमें से ऑस्ट्रेलिया, वेनेजुएला, रूस, बोत्सवाना। तो इनमें रूस जो है हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक ऑस्ट्रेलिया, रूस, वेनेजुएला, बोत्सवाना, तो रूस है। सी आंसर हो जाएगा। रूस विश्व में हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है। रूस विश्व में हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है। 2014 में रूस में 38 से 29 मिलियन कैरेट हीरे का उत्पादन किया गया था। भारत खान ब्यूरो द्वारा प्रकाशित इंडियन मिनरल बुक 2017 के आंकड़ों के अनुसार विकल्प में दिए गए हीरा उत्पादक देशों की स्थिति ये निम्नानुसार है। रूस में 40,300 22,000 कैरेट में, ठीक है, उत्पादन हुआ था। और बोत्सवाना में 20,954 कैरेट, और ऑस्ट्रेलिया में 13,958 कैरेट। ध्यान रखेंगे इसको। तो सबसे ज़्यादा रूस में हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे है? तो अरल सागर के किनारे कौन सा है? तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान है, जो कि अरल सागर के किनारे है। मतलब उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में अरल सी दोनों की सीमा के पास में है। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में अरल सागर है। ठीक है, दोनों की सीमाएं के बीच मिलती हैं अरल सागर से, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की। ये आंसर हो जाएगा। काफ़ी बार पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। अरल सागर मध्य एशिया में स्थित है, जिसके किनारे पर कजाकिस्तान तथा उज्बेकिस्तान स्थित है। 2007 तक इसमें घटते जल के कारण यह केवल 10% पानी तक सिमट गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। खनन क्षेत्र और खनिज। खनन क्षेत्र किस खनिज के लिए कौन सा खनन क्षेत्र है? तो गुरु महिसानी किसका खनन क्षेत्र है? तो गुरु महिसानी लौह अयस्क। ये गुरु महिसानी किसका है? तो लौह अयस्क का है। गुरु महिसानी लौह अयस्क का। और तलचर है कोयला का। तलचर जो है कोयला का है। और जादूगोड़ा किसका है? तो जादूगोड़ा है यूरेनियम का। जादूगोड़ा यूरेनियम खनिज का है। और जावर का है, जावर जो है जावर सीसा के लिए है। तो गुरु महिसानी लौह अयस्क मतलब ए का तीसरा, तलचर कोयला डी, और सी जादूगोड़ा का है यूरेनियम। जादूगोड़ा में यूरेनियम खनिज और जावर में सीसा है। ध्यान रखेंगे। तो ये आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1। गुरु महिसानी लौह अयस्क, तलचर कोयला, जादूगोड़ा यूरेनियम। जादूगोड़ा काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, यूरेनियम के लिए है, यूरेनियम खनिज के लिए जादूगोड़ा। गुरु महिसानी लौह अयस्क के लिए, तलचर कोयला के लिए, जावर सीसा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा खुला सागरीय बंदरगाह है? तो खुला सागरीय बंदरगाह चेन्नई है। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा खुला सागरीय बंदरगाह है? तो चेन्नई जो है खुला सागरीय बंदरगाह है। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? तो सागौन का वन पाया जाता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो अनाईमुडी जो है, अनाईमुडी, ये आंसर हो जाएगा। अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा करता है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। तो उड़ीसा जो है कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन? तो उड़ीसा राज्य मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है? तो मूंगफली जो है गैम्बिया की प्रमुख फसल है। गैम्बिया की मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है? तो गैम्बिया की प्रमुख फसल है मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। डी आंसर होगा, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? तो इनमें से शीतोष्ण घास का मैदान डी सवाना नहीं हो जाएगा। ठीक है, सवाना उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, और बाकी ये सब पंपास, बेल्ट और डाउन्स, ये सब शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। ठीक है, पंपास कहाँ? तो पंपास ये दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, पंपास घास का मैदान। वेल्ट कहाँ? तो ये दक्षिण अफ्रीका में वेल्ट घास का मैदान पाया जाता है, ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय। और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। लेकिन सवाना जो है, जो कि अफ्रीका में पाया जाता है, उत्तरी अफ्रीका में, ये उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। तो कौन पूछ रहा था कि कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है, मतलब उष्ण कटिबंधीय? तो ये है वो सवाना हो जाएगा। डी आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, पंपास खास करके अर्जेंटीना में ज़्यादा मिलता है, दक्षिण अमेरिका वाले एरिया में। पंपास घास का मैदान दक्षिण अमेरिका में, अर्जेंटीना वाले एरिया में। ठीक है, वेल्ड कहाँ? तो दक्षिण अफ्रीका में, और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। ये तीनों शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, और सवाना उत्तरी अफ्रीका में उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घास के मैदान काफ़ी पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे, बार बार रिपीट होते हैं। निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? तो मृत सागर में। मृत सागर में सबसे अधिक लवणता है। कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, मृत सागर। तो मृत सागर में सबसे अधिक लवणता है। डी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इसको। मृत सागर इजराइल जॉर्डन। मृत सागर कहाँ है? तो इजराइल जॉर्डन समुद्र तल से 418 मीटर नीचे है। इसे खारे पानी की झील लवणता 238 पर हजार भी कहा जाता है। 65 किलोमीटर लंबा तथा 18 किलोमीटर चौड़ा यह अपने घनत्व के लिए जाना जाता है। इसमें तैराक का डूबना असंभव है। सबसे अधिक लवणता वान झील तुर्की 330 प्रति हजार ग्राम है। ठीक है, प्रति हजार लवणता सबसे अधिक कहाँ है? तो वान झील का है। लेकिन यहाँ पे वान झील नहीं है। वान झील कहाँ है? तो तुर्की में वान झील तुर्की में 330 प्रति हजार है, और 238 इन सब में सबसे मृत सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्म से कौन सुमेलित नहीं पूछ रहा है? तो इनमें से सुमेलित नहीं है। तो बंतु जो है सहारा में नहीं मिलता है। फुलानी पश्चिम अफ्रीका में सुमेलित है। फुलानी कहाँ? पश्चिम अफ्रीका में। मसाई पूर्वी अफ्रीका में। मसाई कहाँ? तो पूर्वी अफ्रीका में। और नूबा सूडान में। लेकिन बंतु सहारा में नहीं। बंतु कहाँ मिलते हैं? तो पूर्वी मध्य एवं दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, सहारा में नहीं, पूर्वी मध्य एवं दक्षिण अफ्रीका में। बी सुमेलित नहीं है। ये सहारा उत्तरी एरिया में है ना, यहाँ नहीं मिलता है। बंतु कहाँ मिलता है?
तो पूर्वी, मध्य एवं दक्षिण अफ्रीका में। बी सुमेलित नहीं है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है? तो वेनेजुएला में है, ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है? वेनेजुएला में। अभी वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ही निकोलस मादुरो को यूएस के द्वारा वहाँ से उठा करके बंदी बना करके यूएस में लेके चला जाया गया है। और उन पे मादक पदार्थों और ये सब का तस्करी और ये सब ड्रग्स वगैरह के उसमें संलिप्तता के वजह से उसको उठाया गया है। उस पर मुकदमा चलेगा। ठीक है, निकोलस मादुरो जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे उसको। वेनेजुएला में विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार उपलब्ध है। दूसरे स्थान पर सऊदी अरब है। सबसे बड़ा तेल भंडार वेनेजुएला और दूसरा सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने प्रदूषकों के कारण निम्नलिखित में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो जैविक मरुस्थल कहलाती है दामोदर नदी। ठीक है, अपने प्रदूषकों के कारण निम्नलिखित में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो दामोदर नदी जो है जैविक मरुस्थल कहलाती है। सी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इसको। दामोदर पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में बहने वाली एक नदी है जो झारखंड के खमारपाट से निकलकर हुगली में मिलती है। इस नदी पर महत्वाकांक्षी पनबिजली परियोजना चलाई जा रही है। दामोदर नदी छोटा नागपुर से निकलकर पश्चिम बंगाल पहुंचती है। इसे बंगाल का अभिशाप भी कहा जाता है क्योंकि यह नदी 2400 वर्ग मील क्षेत्र का जल निकास करती है। कोयला खदान और औद्योगिक क्षेत्र से प्रवाहित होने के कारण यह देश की अति प्रदूषित नदी बन गई है। ठीक है, कोयला खदान और औद्योगिक क्षेत्र से प्रवाहित होने के कारण यह देश की अति प्रदूषित नदी बन गई है। कौन सी? तो दामोदर नदी। यह नदी गिरिडीह और दुर्गापुर के मध्य के 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में जैविक मरुस्थल होकर रह गई है। ठीक है, जैविक मरुस्थल होकर रह गई है दामोदर नदी। कहाँ पे? तो गिरिडीह और दुर्गापुर के मध्य के 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में जैविक मरुस्थल होकर रह गई है दामोदर नदी। ध्यान रखेंगे, ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और पश्चिम बंगाल में जाती है और फिर ये हुगली में मिलती है। ये सब भी डिटेल्स ध्यान रखेंगे क्योंकि कई बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन और पूछे जाते रहते हैं। ये जैव मंडल स्थल और स्थापना वर्ष। तो जैव मंडल स्थल कब स्थापित हुआ था, वर्ष के अनुसार लगाना है। तो नीलगिरी का कब स्थापित हुआ था? तो नीलगिरी का स्थापना वर्ष है तो 1986। नीलगिरी का 1986 में स्थापना हुआ था। नंदा देवी का 1988 में, सुंदरवन का 1989 में और कंचनजंगा का 2000 में। कंचनजंगा का 2000 में। तो ए का चौथा, बी का तीसरा और सी का दूसरा और डी का पहला। 4 3 2 1 बी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन ओजोन रिक्तिकारक है? नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनिए। ओजोन रिक्तिकारक पूछ रहा है इनमें से। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ये सभी जो है ये ओजोन रिक्तिकारक गैसें ये हैं पदार्थ। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी, हैलांस भी और कार्बन टेट्राक्लोराइड भी ये है जो है ओजोन रिक्तिकारक हैं। तो डी आंसर हो जाएगा। 1 2 3 तीनों हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ओजोन, देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन्स तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। वायुमंडल में पाई जाने वाली ओजोन गैस की परत पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी किरणें से संरक्षण प्रदान करती है। इसके क्षरण से पराबैंगनी विकिरण पृथ्वी पर पहुंचकर प्राणियों के लिए हानिकारक सिद्ध होती है तथा त्वचीय कैंसर जैसे रोग का कारण
बनती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार CFC, हैलोन तथा अन्य ओजोन रिक्तिकारक रसायनों जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड के उत्पादन पर रोक लगा दी गई है। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार CFC, हैलोन तथा अन्य ओजोन रिक्तिकारक रसायनों जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड के उत्पादन पर रोक लगा दी गई थी। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इको मार्ग उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। सी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ? तो 21 मार्च 1994 को प्रभावी हुआ था। ये आंसर हो जाएगा। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ? तो 21 मार्च 1994 को प्रभावी हुआ। ये आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो वन कटाई के विरुद्ध था। चिपको आंदोलन काफी बार पूछा जाता है। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो वन कटाई के विरुद्ध था। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित नहीं पूछ रहा है इनमें से, तो कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? बेंगलुरु में है, सही है। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून में है, ये भी सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ये कोलकाता नहीं है। ठीक है। हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का गोविंद वल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा में है, लेकिन सी सुमेलित नहीं है, तो सी ही आंसर हो जाएगा। देखिए, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में, भारतीय वन्य जीव प्रबंधन संस्थान देहरादून में है, जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1982 में भोपाल में की गई थी तथा हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का गोविंद वल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि बरसाती जमीन निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? तो पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि बरसाती जमीन निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? तो पोषक पुनर्प्राप्ति एवं पुनर्चक्रण हेतु। पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु ये आर्द्र भूमि किस लिए उपयोगी है? तो पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु, सही है। पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातु को अवमुक्त करने हेतु, ये भी सही है। पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातु को अवमुक्त करने हेतु, ये भी सही है। तलछट रोक कर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु, तो ये तलछट रोक कर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु, ये भी सही है। तो डी आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी सही है। आर्द्र भूमि का ये सब उपयोग है। आर्द्र भू क्षेत्र जलीय तथा शुष्क स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के बीच के क्षेत्र हैं। मतलब क्या है? आर्द्र भूमि क्षेत्र क्या है? जलीय और शुष्क स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच के क्षेत्र हैं। इसमें पानी को सोखने और छानने के विशाल स्पंज हैं। ये पोषण पदार्थों की मात्रा को कम करके तलछटों को हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है? तो भारत में। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है? भारत में। डी आंसर हो जाएगा। कुल 28 वायुमंडल चौकसी केंद्रों में अल्जीरिया, ब्राजील व केन्या शामिल हैं, जबकि भारत वायुमंडल चौकसी केंद्र नहीं है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कब? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ये भी काफी बार पूछा जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है?
तो 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल माने जाते हैं? तो पूर्वी घाट, पूर्वी हिमालय, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी हिमालय। तो इनमें से हो जाएगा पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय 1 और 3। अब तो पूरा हिमालय ही है, ठीक है, जैव विविधता में, ठीक है, पूरा हिमालय ही है। पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय 1 और 3। देखिए बी आंसर हो जाएगा 1 और 3। जैव विविधता समस्त स्रोतों स्थलीय, जैव विविधता समस्त स्रोतों स्थलीय, सागरीय एवं अन्य जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के जीवों के मध्य और साथ ही उन सभी पारिस्थितिकी समूह जिनके ये भाग हैं में पाई जाने वाली विविधताएं हैं। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से 4 जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है, ठीक है, 4 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन है? तो भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं आर्सेनिक है। भूमिगत जल को दूषित करने वाले आर्सेनिक है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो भू रासायनिक चक्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इकोटोन कहलाता है। 2 भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इकोटोन कहलाता है। ध्यान रखेंगे, एक क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि 2 भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। इकोटोन संक्रमिका 2 भिन्न पारिस्थितिकी पारितंत्रों के मध्य एक संक्रमण क्षेत्र है, ठीक है। जैसे समुद्र और भूमि के बीच क्या वो आर्द्र भूमि जो था, तो उसको इकोटोन बोल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इकोटोन मतलब कि 2 भिन्न पारिस्थितिकी पारितंत्र के मध्य एक संक्रमण क्षेत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको इकोटोन बोलेंगे। काफी क्वेश्चन पूछा जाता है इकोटोन से, इसको ध्यान रखेंगे। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं पारिस्थितिकी पदछाप। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि प्रदर्शित करता है? तो 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि प्रदर्शित करता है? तो 0.8 डिग्री सेल्सियस, सी आंसर हो जाएगा। पिछली शताब्दी अर्थात 20वीं सदी में पृथ्वी के औसत तापमान में लगभग 0.8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो ये है प्राकृतिक संसाधन का। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो प्राकृतिक संसाधन का, ए आंसर हो जाएगा। धारणीय विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर
अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्यायसंगत उपयोग, रक्षा, संरक्षण तथा उचित प्रबंधन करना है। ठीक है, इस तरह से संसाधनों का उपयोग करना है कि आने वाले पीढ़ियों के लिए भी वो संसाधन बचा रह सके। ठीक है, वही है धारणीय विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो नागपुर में, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? तो सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि जो है ये प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? तो सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, ए आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। इस क्षेत्र का विस्तार 10 डिग्री नॉर्थ तथा 10 डिग्री साउथ अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। जैव विविधता पूरे विश्व में एक समान नहीं है। दुनिया की कुल भूमि क्षेत्र के 7% हिस्से में दुनिया भर की आधी प्रजातियां निवास करती हैं, जिसमें से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही एक बहुत बड़ा हिस्सा बसता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइकेंस सबसे अच्छे सूचक हैं किसके? तो वायु प्रदूषक के। वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक हैं लाइकेंस। लाइकेंस सबसे अच्छे सूचक हैं तो वायु प्रदूषण के। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लेग। प्लेग किससे होता है? तो प्लेग जो होता है वो जीवाणु से होता है। प्लेग जीवाणु से, और एड्स तो आप लोग को पता है कि विषाणु से, वायरस से होता है। एड्स विषाणु से, और गंजापन होता है कवक से, और मलेरिया जो होता है किससे? तो प्रोटोजोआ से होता है मलेरिया। तो ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला, तो डी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2011 को पशुओं में होने वाले किस बीमारी के लिए चिन्हित किया गया है? तो किस बीमारी के लिए? रिंडर पेस्ट के लिए चिन्हित किया गया था, बी आंसर हो जाएगा। 2011 को पशुओं में होने वाले किस बीमारी के लिए चिन्हित किया गया? तो रिंडर पेस्ट के लिए चिन्हित किया गया था, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गैस नहीं है? तो इनमें से हरित गैस ये नाइट्रोजन नहीं है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब हरित गैस मतलब हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ठीक है, वायुमंडल को गर्म करते हैं ये सब, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, लेकिन नाइट्रोजन नहीं। ये हरित गृह गैस नहीं है, नाइट्रोजन नहीं पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन नहीं है, डी आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हरित गृह गैसें कौन कौन हैं, वो पूछा जाता है। तो ये हरित गैसें ग्रह के वातावरण या जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं, मतलब वायुमंडल को गर्म कर देते हैं। इनमें कुछ प्रमुख गैसें कौन कौन हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे, जबकि नाइट्रोजन हरित गृह गैस नहीं है। ध्यान रखेंगे इसको। होमी भाभा पुरस्कार, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? तो नाभिकीय क्षेत्र में, नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में। होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? तो नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। होमी भाभा पुरस्कार नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। होमी भाभा
होमी जहांगीर भाभा भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक थे। उनका जन्म 30 अक्टूबर 1909 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो उद्दीपित विकिरण को उत्पन्न किया जाता है। लेजर एक युक्ति है, लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है उद्दीपित विकिरण। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रतिपादित किया था? तो वाटसन और क्रिक ने किया था ना। द्विहेलिक्स, डीएनए की द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो वाटसन और क्रिक ने किया था। ए आंसर हो जाएगा। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को वाटसन तथा क्रिक ने। ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। तो वायु प्रदूषक एक तरफ है और प्रभावित अंग एस्बेस्टस धूल जो है, एस्बेस्टस धूल से क्या प्रभावित होता है? तो फेफड़ा। एस्बेस्टस धूल से फेफड़ा। और सीसा से क्या प्रभावित होता है? तो सीसा से उदर प्रभावित होता है। और पारा से, तो पारा से प्रभावित होता है रक्त धाराएं, पारा से। और कार्बन मोनोऑक्साइड से, तो कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रभावित होता है मस्तिष्क। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। देखिए, एस्बेस्टस धूल से फेफड़ा, सीसा से उदर, पारा से रक्त धाराएं, कार्बन डाइऑक्साइड से ये थोड़ा सा, कार्बन मोनोऑक्साइड से रक्त धाराएं प्रभावित होती है ना। ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलत मैचिंग लग रहा है। एस्बेस्टस धूल से फेफड़ा, कार्बन मोनोऑक्साइड से रक्त धारा है ना, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा मिसमैच लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिट्टी के घड़े में निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा होता है? तो वाष्पीकरण के द्वारा ठंडा होता है। ठीक है, मिट्टी के घड़े में निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण के कारण जल ठंडा रहता है मिट्टी के घड़े में, वाष्पीकरण के कारण। एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एमआरआई निम्नलिखित में से क्या है? तो एमआरआई जो है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है। एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। सी आंसर हो जाएगा। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिम का पूरा स्वरूप क्या है? तो सिम का पूरा स्वरूप सब्सक्राइबर्स ये आइडेंटिटी मॉड्यूल है। सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की कमी होती है डेंगू बुखार में। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ए आंसर हो जाएगा। दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण है? तो कैसिन की उपस्थिति के कारण। दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण है? तो कैसिन की उपस्थिति के कारण। डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इस कारण से सुस्त हो जाती है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग को मिलता रहे और आपकी तैयारी बेहतर होते रहे। क्योंकि PYQ और
जो भी अभी तक मैंने करवा चुका हूँ, हमने कर लिया है अभी तक। सेक्शन वाइज भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और केमिस्ट्री का किया हुआ है, तो ये सब काफ़ी उपयोगी है, इसको करिए। ये सब पीसीएस के लिए भी और जनरल कंपटीशन के लिए भी, जहाँ भी सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। दोस्तों, सेशन कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।